नगर निगम पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, तीनों नगर निगम के जो मेयर हैं, डिप्टी मेयर, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तीनों नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर, जिन पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तीनों नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर, जिसका बीजेपी ने ऐलान कर दिया। बीजेपी ने तीनों नगर निगमों के मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तरी दिल्ली नगर निगम से अवतार सिंह को उतारा गया है। तीनों नगर निगम के मेयर पद के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम से अवतार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं दक्षिण दिल्ली से सुनीता कांगड़ा को बीजेपी ने तीनों नगर निगमों के मेयर के पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उत्तरी दिल्ली से उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बात करें तो वहां से भी पत्ते खुल चुके हैं। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो अंजू कमलकांत मेयर पद की उम्मीदवार होंगी। तीनों नाम साफ हो चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तरी दिल्ली की बात करें तो अवतार सिंह का नाम साफ हो चुका है। दक्षिण दिल्ली की बात करें तो सुनीता कांगड़ा उम्मीदवार होंगी। वहीं पूर्वी दिल्ली की बात करें तो अंजू कमलकांत। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अवतार सिंह उत्तरी दिल्ली से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। वहीं अगर बात करें दक्षिणी दिल्ली की तो सुनीता कांगड़ा उम्मीदवार है। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो अंजू कमलकांत। अनिल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अनिल, इससे पहले हम बात करते कि कौन चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रत्याशी होगा, उससे आगे बढ़कर बीजेपी ने नगर निगम के मेयर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, जहां तक हम बात करें अगर लोकसभा की, तो लोकसभा में अभी भी बीजेपी सिर्फ इसी उम्मीद पर बैठी हुई है कि एक बार जब तक कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो जाता, उसके बाद ही वो अपनी सीटों को डिक्लेयर करे, जिससे कि उसे जिस उम्मीदवार पर दाव खेलना है वो पूरी ताकत के साथ उस दाव को खेले। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी चुनाव का अगर हम बात करें कि एमसीडी के अंदर मेयरों को लेकर जो प्रक्रिया थी, हालांकि वो प्रक्रिया अभी 28 अप्रैल तक मेयरों का चयन होना था, उसमें लेकिन नोटिफिकेशन आज आखिरी तारीख थी। आज तक ही मेयरों के जो नामों की प्रक्रिया थी उसको पूरा कर लेना था। यही वजह है कि एमसीडी के ऊपर एक पूरे में बीजेपी के ऊपर पूरा दबाव था कि आज आखिरी दिन होने के बावजूद उसको किसी भी तरीके से आज अपने तीनों जो एमसीडी हैं उनके मेयरों के नाम को घोषित करना था। और यही वजह है कि सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज कब बीजेपी अपने तीनों उम्मीदवारों जो मेयर होंगे उनके नामों का ऐलान कब तक करती है। लेकिन थोड़ी देर पहले ही बीजेपी ने जिस तरीके से अपने तीनों मेयरों के नाम का ऐलान किया, उसको देखकर यही लगता है कि बीजेपी इस बार भी कम से कम वो जो पूर्वांचल कार्ड है वो खेलने के लिए तैयार बैठी है। क्योंकि जिस तरीके से मेयर थे, अगर हम ईस्ट एमसीडी की बात करें, विपिन बिहारी तीनों बल्कि मेयर को हम बात करें कि जो भी मेयर थे उनको स्टैंडिंग कमेटी दी गई, जबकि जो दूसरे और मेयर को बनना था जो एसटी इस वक्त की रिजर्व थी, उन मेयरों को सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि आप लोग मेयर बनिए। और यानी कि दोनों तरफ से वोटर को साधने की कोशिश की है। एक तो जो दलित वोटर है उसको साधने की कोशिश की है, दूसरा पूर्वांचल के जो वोटर है उनको भी साधने की इसमें एक परछाई बीजेपी की तरफ से दिखाई पड़ रही है। बहरहाल ये ठीक है कि आज एमसीडी के तीनों मेयरों का बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिए, लेकिन अभी तक बार बार वही कयास तकाया जा रहा है कि आखिर बीजेपी अपने 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब करेगी। क्योंकि बीजेपी आज भी नहीं लगती इस मूड में कि बीजेपी की तरफ से आज भी दिल्ली के 7 सांसदों के नामों का चयन, जो नाम होंगे वो सामने आ पाएंगे। बिल्कुल, अगर हम मेयर पद के उम्मीदवारों की बात करें तो अनिल, किन किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 2 महिला उम्मीदवारों को उतारा है बीजेपी ने? देखिए, जहां तक अगर हम राजनीति के समीकरण की बात करते हैं तो बीजेपी ने 2 तरीके से दाव खेलने की कोशिश करी है। पहला, दिल्ली में भले ही उसने मौजूदा सांसद जो है एक ही महिला सांसद को उतारा था, मीनाक्षी लेखी, जो नई दिल्ली सीट से थी, लेकिन एमसीडी में 2 महिलाओं को उतारकर उसने जो महिलाओं के वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी। एक तो वो दिखाई पड़ती है, दूसरा खासकर पूर्वांचल को लेकर, क्योंकि सभी सजग पार्टियां इस वक्त है कि पूर्वांचल के जिस तक की पूर्वांचल अपना वोटर पूरा नहीं आते तब तक किसी भी जीत को सुनिश्चित नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि ईस्ट को लेकर, क्योंकि ईस्ट में सबसे ज्यादा पूर्वांचल ही है, वहां के जो मेयर रह चुके थे विपिन बिहारी, उनके बाद उनको स्टैंडिंग कमेटी भी दी गई।
उसी तरीके से साउथ में एमसीडी में जिस तरीके से वहां पर पंजाबी वोटर ज्यादा को देखते हुए जो वहां के मेयर थे चावला, उनको जो है दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी दी गई। इसी तरीके से जो आदेश गुप्ता यहाँ पर नॉर्थ एमसीडी में थे, वहां से यूपी के जो बनिया वोटर हैं या वैश्य समाज से जो आते हैं, उनको साधने की पूरी कोशिश एमसीडी ने अपनी दिखाई। साथ ही जिस तरीके से मेयरों को अगर चयन की बात करें तो मेयरों को लेकर भी बीजेपी ने पूरी तरीके से सजगता दिखाई है कि चुनावी माहौल के अंदर कोई भी एक जाति या कोई भी एक समुदाय के लोगों को ना छूट पाए, जिससे कि उस मत हासिल करने में किसी तरीके की दिक्कत हो बीजेपी को। यही वजह कि बीजेपी ने काफी सोच समझकर पूरी तरीके से किन उम्मीदवारों से कहां से हम वोट हासिल कर सकते हैं, उस उम्मीदवारों के नामों को ध्यान में रखते हुए उनको बनाया है, या उनको हम कहें कि उनको मैदान में उतारा था। जी बिल्कुल। अनिल, अगर हम एमसीडी की बात करें तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काबिज है। ऐसे में प्रतिष्ठा का सवाल भी बन जाता है बीजेपी के लिए एमसीडी में अपने आप को दोहराना, और साथ ही साथ जिन प्रत्याशियों पर दांव खेला है उन प्रत्याशियों में आगे का भविष्य देखना। देखिए, जाहिर सी बात है कि एमसीडी में पिछले साल जब 2017 में इलेक्शन हुए थे तो एक सांसदों की तरफ से कहा गया था कि मौजूदा जो भी एमसीडी में नेता हैं उनसे जनता नाराज है। यही वजह है कि एक फार्मूला अपनाया गया था कि सभी जो मौजूदा सदस्य थे, पार्षद थे, उन सभी को हटाकर एक नए चेहरे को राजनीति में उतारा गया था, जिसकी वजह से बीजेपी तीनों में पूर्ण बहुमत से आई थी। और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि वो अभी भी इसी तरीके से काबिज रहे और इन्हीं सबको ध्यान में रखकर एक लंबी पारी खेलने की फिर से वो कोशिश कर रही है। लेकिन अब उससे पहले के मुकाबलों में दो पक्षीय मुकाबले होते थे, लेकिन 2017 से त्रिकोणीय मुकाबला होने लगा। त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को बहुत कम मार्जिन से ही बहुमत मिल पाया था, लेकिन यह था कि उसको बहुमत मिल गया। तो अब बीजेपी ये इसी मूड में को ध्यान में रखते हुए मैदान में उतर रही है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के आने वाले चुनाव हो, या फिर जब एमसीडी के चुनाव आएंगे उसमें भी उसी चीज को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि अब उसकी फाइट एक सामने नहीं है बल्कि एक्सपेरिमेंट की बात करें, अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एमसीडी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है? देखिए, एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट यही था कि जहां पर मौजूदा पार्षदों से सभी लोग नाराज थे, वहां पर सांसदों की तरफ से एक राय जो मांगी जाती है, राय में ये कहा गया था कि जितने मौजूदा पार्षद है उन सभी को बदला जाए, तभी हम लोग एमसीडी में आ सकते हैं। और उसके बाद बीजेपी ने सभी एमसीडी पार्षदों को, ना तो उनके जो मौजूदा पार्षद थे, ना तो उनके रिलेटिव को किसी को दिया था और ना ही उनको दोबारा दोहराया था, सिर्फ नए चेहरों को मौका दिया था। और नए चेहरे पूरी तरीके से जीत कर एक बार फिर, क्योंकि जो गुस्सा था वो मौजूदा पार्षदों में था, लोगों में, यार यही वजह कि जब चेहरा बदला गया तो जो लोगों में नाराजगी थी, जनता में जो नाराजगी थी, वो नाराजगी काफी हद तक दूर हुई। उसके बाद दोबारा से नए चेहरे के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। तो इसी फार्मूले को बीजेपी ने अपना कर फायदा हुआ था, और यही वजह है कि ध्यान में रखकर कि आने वाले समय जो लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें भी बीजेपी देखिए कई फार्मूले पर काम कर रही है। वो हो सकता है कि लोकसभा में 7 सांसदों को बदल सके, हो सकता है कि 4-3 के फार्मूले पे उतरे, कि 4 पुराने चेहरे हो सकते हैं, 3 नए चेहरों के साथ चुनावी मैदान में उतरे। तो इस तमाम चीजों को अपनाते हुए उसी फार्मूले को लेकर वो लोकसभा चुनाव में भी देख रही है। लेकिन जो एक फार्मूला वो बीजेपी ने अपनाया था एमसीडी चुनाव के अंदर, वो उसके लिए फायदेमंद रहा और इसी को देखते हुए वो लंबी पारी खेलने के लिए दोबारा से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर सकती है। अनिल, अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो किस तरह से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है बीजेपी ने इन 3 चेहरों से? देखिए, जाति समीकरण की अगर जहां तक आप बात करते हैं तो जाति समीकरण में जो इस बार, क्योंकि एससी रिजर्व सीट थी ये वाली, तो इसलिए उसमें जो दलित समुदाय से जो लोग आते हैं उनको मेयर चुनना था, तो उनको मेयर चुन के उनको साधने की कोशिश की गई है। लेकिन जहां पर डिप्टी मेयर की बात थी, जिस क्षेत्र के अंदर ज्यादा जाति समुदाय के लोग थे, उन लोगों को, उनमें से किसी एक को मेयर चुनने की प्रक्रिया को शामिल किया गया डिप्टी मेयर के लिए। इसी तरीके से स्टैंडिंग कमेटी पर अगर आप गौर करेंगे तो स्टैंडिंग कमेटी भी उसी तरीके को ध्यान में रखा गया है कि किस एरिया में सबसे ज्यादा किस समुदाय के लोग रहते हैं, वहां का जो प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उस समाज में पकड़ है, उसको दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन बना जाए। जिस तरीके से आप ईस्ट की हम बात करते हैं, ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पूर्वांचली है और वहां से जो सांसद भी हैं मनोज तिवारी सांसद हैं, और उस पूर्वांचल को लेकर एक, क्योंकि वहां पे मेयर बने थे लास्ट टाइम पे, और उसके बाद मेयर बनने के तुरंत बाद उनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है।
तो ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी ने बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत अपने डिप्टी, चाहे वो डिप्टी मेयर हो, चाहे वो मेयर हो या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, सभी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, जाति समीकरण को देखते हुए उनको दोबारा से वो पद सौंपे हैं। अब इसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में कितना होगा, कितना नहीं, ये तो जब वोटिंग हो जाएगी 23 तारीख को, जब रिजल्ट आएंगे 23 मई को, तभी क्लियर हो पाएगा कि आखिर जो बीजेपी ने ये फार्मूला यहाँ पर जाति के समीकरण का चलाया था, वो उसका कितना सक्सेस होता है या उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।